नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल फिशर सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडिटोरिया का आज हम लोग प्रखर बैच का MCQ बैच का जो करंट अफेयर्स है 1 से 15 फरवरी आज हम लोग इसे देखेंगे और फिर 16 से 29 फरवरी तक इसी वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 1 से 15 फरवरी के बीच में प्रखर बैच का है। मैं प्रखर बैच के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। क्या ये बात सही है? आप लोग को सत्य कथन एक्चुअली में ये चारों स्टेटमेंट से बताना है। तो देख लीजिए कौन से सही हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो नहीं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं काम करती है। काम करती है RBI माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के तहत। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA का मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो यहाँ वित्त मंत्रालय जो है वो गलत है, उसके जगह पे होगा RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो पहला ही पॉइंट गलत हो गया। दूसरा, NPCI वर्ष 2007 में 2017 में लॉन्च किया गया है। तो नहीं, यहाँ 2017 भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2008। 2008, ठीक है। तो 2 पॉइंट गलत हो गया। दोनों पॉइंट को एक बार फिर से याद कर लीजिए। कह रहा है कि जो NPCI है राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य ना करके बल्कि RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन के अंदर में रह के काम करता है। ठीक है। और दूसरा, NPCI को वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। तीसरा पॉइंट, NPCI भारत में सभी खुदरा विक्रय भुगतान NPCI भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक छत्र संगठन है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ही सही है। अच्छा, लास्ट पॉइंट देख लीजिए कि भारत बिल पे, UPI, भीम इत्यादि NPCI का एक खुदरा भुगतान उत्पाद है। ये भी बिल्कुल सही है कि भारत बिल पे, UPI, भीम ये सारा का सारा NPCI का एक खुदरा भुगतान उत्पाद है। तो ये दोनों पॉइंट सही है और पहला दूसरा गलत है। आप लोग को तो पता चल गया कि NPCI कब आया था, तो 2008 में। इसी प्रकार से आप लोग बताइए कि भीम, ये जो भीम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है भारत भारत इंटरफेस ऑफ मनी होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, यूपीआई कब आया था? जैसे कि NPCI 2008 में आया, तो यूपीआई कब आया? तो इसका डबल माने 2008 का डबल करिएगा तो 2016 हो गया, 8 का डबल। हाल ही में स्वाति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो मंत्रालय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में स्वाति पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए इसका असत्य कथन क्या होगा? तो इसमें से देखा जाए तो सभी के सभी तीनों ही कथन असत्य हैं। बहुत ही छोटे छोटे चीज इसमें माइनर चेंज किए गए हैं। क्या चेंज किया गया है देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा। ठीक है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का सफल पूर्वक परीक्षण IIT मद्रास के द्वारा किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर अगर मद्रास नहीं, अगर कानपुर होता तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही हो जाता दोस्तों। ठीक है, कानपुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कानपुर होना चाहिए। ठीक है, तब ये बात सही होता। तो पहला पॉइंट याद रख लीजिए कि भारत की जो पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग है जिसका परीक्षण सुविधा, ये सुविधा याद रखिएगा का सफलता पर मतलब सुविधा क्या है? अगर कोई पूछे व्हाट इज सुविधा तो बताइए कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण है। क्या है? तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। तो पहला पॉइंट गलत था और कैसे सही होगा मैंने बता दिया कि मद्रास नहीं कानपुर होगा IIT। दूसरा पॉइंट, जिगर थंडा
क्या नाम है? जिगर ठंडा। कह रहा है एक 34 मीटर लंबी सुविधा है। सुविधा वही सुविधा जो अभी ऊपर में मैंने बताया, माने जिगर ठंडा। यह भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है। तो यहाँ 34 मीटर नहीं बल्कि 24 मीटर है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है इसमें। इसमें कहा गया कि जिगर ठंडा, जो ऊपर में हमने बताया ना कि सुविधा क्या है, तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण जिसका सफलतापूर्वक आईआईटी कानपुर ने किया था, तो उसी प्रकार से उसी का नाम है जिगर ठंडा। ये जिगर ठंडा क्या है? तो 24 मीटर लंबी सुविधा है। यह भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है। ठीक है, अच्छा, ये यानी ये भी पॉइंट गलत कह रहा है कि यह 3 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। तो ये पॉइंट भी गलती है, इसमें मात्र थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसमें कहा गया है कि 3 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि प्रति सेकंड। ये घंटा के जगह पे अगर सेकंड होता तो आंसर सही हो जाता। ठीक है, सेकंड होगा, सेकंड। यानी कि अब याद रख लीजिए कि यह 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच क्या करेगा? गति उत्पन्न करने में सक्षम है। अगला प्रश्न देख लीजिए नागोया प्रोटोकॉल के बारे में। नागोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन के बारे में पहचान करिए। तो इसमें जो सत्य कथन है कौन से हैं, जो देखिए पहला क्या कह रहा है, इसे नागोया प्रोटोकॉल को इसे वर्ष 2010 में नागोया नागोया कहाँ है? जापान में अपनाया गया तथा इसे अक्टूबर 2014 में लागू किया। इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। माने नागोया प्रोटोकॉल है जिसको वर्ष 2010 में नागोया शहर जो कि जापान में है वहां अपनाया गया और इसे अक्टूबर 2014 में लागू किया गया। तो इसमें तो कुछ गलत है नहीं। और कह रहा है कि यह एक प्रकार का वैश्विक समझौता है, तो हाँ जी है ही, जो आनुवांशिक संसाधनों से लाभ के निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारे से संबंधित है। बिल्कुल सही कह रहा है, आनुवांशिक संसाधनों से लाभ के निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारे से संबंधित है। कह रहा भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है, ये तो सरासर गलत है ना। भारत तो इसका सदस्य राष्ट्र है ही, भारत इसका सदस्य राष्ट्र है। ठीक ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सत्य कितना पूछ रहा था? तो सत्य पूछ रहा था कौन कौन है, तो पहला दूसरा सत्य है यानी 2 पॉइंट सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा एक नए जलवायु लक्ष्य की घोषणा किया गया जिसका उद्देश्य डैश तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से तक कम करना है? तो ये हो जाएगा आंसर सी, यूरोपीय संघ। यहाँ पे भराएगा यूरोपीय यूनियन यानी संघ, और यहाँ पे भराएगा 2040 90%। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से ये इसको याद कर लेते हैं कि कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा एक नए जलवायु लक्ष्य की घोषणा किया गया है। एक नया जलवायु लक्ष्य की घोषणा किया गया है दोस्तों, जिसका उद्देश्य है हाल ही में किसके द्वारा एक नए जलवायु लक्ष्य की घोषणा किया गया है जिसका उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 2040 तक 90% कम करना। माने 1990 में जितना उसका जलवायु परिवर्तन मतलब जो हुआ था। देखिए फिर से मैं इस क्वेश्चन को पूरी अच्छे से याद करवा देता हूँ। जलवायु लक्ष्य की घोषणा किया गया है किसी के द्वारा, और किसके द्वारा किया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये इसमें क्या घोषणा किया गया है कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन वो लोग 1990 तक करते थे, जो अब 2040 तक 90% कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन? 90% कम कर देंगे। यूरोपीय संघ किए थे, 2040 का टारगेट रखे थे, बोले थे कि जितना हम 1990 में खर्चा करते थे ना ग्रीन हाउस गैस, उससे 90% की कमी करेंगे। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन के 7वें संस्करण, अब जाहिर सी बात है यहाँ 7वां लग गया तो ये संस्करण तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। कहाँ किया गया? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। इसका थीम याद रख लीजिए, इसका थीम है कि एक स्थिर और टिकाऊ महासागर की ओर, एक स्थिर और टिकाऊ महासागर की ओर, टिकाऊ महासागर की ओर। तो ये इसका क्या है? तो थीम है महासागर की ओर, इसका थीम याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। पहली डिजिटल फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था गुवाहाटी असम में।
गुवाहाटी असम में। और ये किस मंत्रालय के द्वारा पहला डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर शिखर सम्मेलन किया गया था? तो ये किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, MEIT बाई भी याद रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और लॉन्च कितने तारीख को किया गया था? तो 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथन माने सत्य कथन की पहचान करिए। तो चलिए सत्य कथन की पहचान करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि CMS कॉप 14 CMS कॉप 14 का आयोजन समरकंद, और कहाँ है समरकंद? उज्बेकिस्तान में किया गया। तो याद पॉइंट कर लीजिए कि CMS कॉप 14 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। और CMS कॉप 13 का आयोजन, ये 14 का आयोजन किया गया कहाँ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। 13 का बताना है कि कहाँ किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो याद रख लीजिए कि CMS कॉप 13 CMS कॉप 13 का कहाँ आयोजन किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में। और 14 का CMS कॉप 14 का कहाँ किया गया था? तो ये समरकंद और उज्बेकिस्तान में। और लास्ट पॉइंट, भारत 1983 के से इसके सदस्य के रूप में शामिल है। तो ये बात भी सही है कि भारत CMS कॉप कॉप का सदस्य राष्ट्र 1983 से ही बना हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट सही है। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये आप लोग को बताना है। पहला, ई जागृति पोर्टल। ई जागृति पोर्टल हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या है। तो यह है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की पहल है। बिल्कुल सही है कि ई जागृति पोर्टल क्या है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की पहल है। दूसरा, ग्रो पोर्टल नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बिल्कुल ही सही है कि ग्रो जो पोर्टल है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मानव में न्यूरालिंक डिवाइस यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के सफल प्रत्यारोपण के संबंध में घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तब वो किया गया है एलन मस्क। एलन मस्क हाल ही में मानव में न्यूरालिंक डिवाइस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के सफल प्रत्यारोपण के संबंध में घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो एलन मस्क के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए। एलन मस्क तो जान गए कौन है? तो ये आज जो ट्विटर पहले था आज एक्स बन गया है, इसी के CEO हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा स्पेस टेस्ला है, स्पेस एक्स है, तो बहुत सारी चीज के ये CEO हैं। ये जेफरी पी बेजोस कौन है? तो ये अमेजन के CEO हैं। किसके CEO हैं? अमेजन के CEO हैं। अच्छा, पावेल ड्यूरोव, ये बहुत ही हाईलाइटेड है, ये इस पे याद रखिएगा, ये टेलीग्राम के CEO हैं क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ है, रसिया के थे। मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के CEO हैं। किसके CEO हैं? तो फेसबुक के CEO हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में से हमें हम लोग को क्या करना है? इसमें से सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन है जो जरा देख लें। इसमें जो सत्य कथन है सभी के सभी सत्य कथन है। पहला पॉइंट कह रहा है कि माली, नाइजर, बुर्किना फासो, पश्चिमी अफ्रीका ब्लॉक इकोवास से बाहर होने की घोषणा की है। देखिए, इकोवास नाम का कोई संगठन था, ठीक है, इससे बाहर होने की घोषणा की है। तो कौन से कंट्री बाहर होने की घोषणा की है? माली घोषित किया है, नाइजर घोषित किया है, और बुर्किना फासो घोषित किया गया है, बुर्किना फासो। तो 3 देश इकोवास से बाहर निकलने की घोषणा की है। नाम है माली, नाइजर और बुर्किना फासो। तो पहला पॉइंट गलत सही है। दूसरा पॉइंट, इकोवास में पश्चिम अफ्रीका में स्थित 15 देश शामिल है। बिल्कुल सही। इकोवास पूछा जाए कि कितना देश शामिल है? तो 15 देश। और कौन वाला? तो पश्चिम अफ्रीका वाला 5 देश शामिल है। ठीक है, पश्चिम अफ्रीका वाला 5 देश है। इकोवास क्या है?
तो पश्चिम अफ्रीका में स्थित 15 देश शामिल है, जिसमें से 3 देश बाहर जाने की घोषणा की है। इसका स्थापना 1975 में लागोस संधि के माध्यम से किया गया था। इकोवास का स्थापना 1975 में किया गया था। कौन सा संधि था जिससे लागू हुआ था? तो लागोस संधि से हुआ था। लागोस संधि से ये माध्यम से ये स्थापना हुआ था। तो ये भी सही है। भारत के 2004 में इकोवास में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था। भारत जो है 2004 में इसका ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था। पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था, मतलब इस तरीके से भारत जुड़ा हुआ है। फिर से सुनिए, इकोवास एक पश्चिम अफ्रीका में स्थित 15 देश इसमें शामिल हैं। इकोवास, और ये किस संधि से? तो लागोस संधि 1975 में हुआ था, उसके माध्यम से ये जुड़े हुए हैं, जिसमें इस बार माली, नाइजर फासो, बुर्किना फासो ये बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। इसमें भारत 2004 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया था। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, कौन सा ट्रैफिक इंडेक्स? टॉमटॉम टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक जाम की स्थिति में भारत की कौन सी 2 शहर विश्व की 10 शीर्ष 10 में शामिल है? तो वो शामिल है बेंगलुरु और पुणे। बेंगलुरु और पुणे शामिल है। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक जाम की स्थिति में भारत के कौन से 2 शहर विश्व के शीर्ष 10 में शामिल है? तो बेंगलुरु और पुणे। बेंगलुरु का नंबर 6 है और पुणे का 7 है। और अगर आप लोग को जानना है विश्व स्तर पर कि दुनिया में सबसे अधिक जाम लगने वाला देश कौन से हैं, तो हम आप लोग को क्रम लिखवा देते हैं, आप लोग याद करिएगा। सबसे पहला तो है लंदन, फिर है डबलिन। कहाँ है? कौन है? डबलिन। और फिर है, इसके बाद आता है टोरंटो। टोरंटो, ठीक है। इतने देश हैं, ये शहर आप याद रखिएगा। लंदन तो आपको पता है इंग्लैंड में है। डबलिन कहाँ है? तो आयरलैंड में है। कहाँ है दोस्तों? आयरलैंड में है। और टोरंटो कहाँ है? कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में। तो आप लोग ये याद रखिएगा। 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन, 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तब वो किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि श्री राम सिंह का संबंध किनसे है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि कुका आंदोलन और नामधारी संप्रदाय ये दोनों से ही था, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा कुका से। एक आंदोलन होता है कुकी आंदोलन। ये कुकी आंदोलन जो है मणिपुर का आंदोलन है। कहाँ का है? मणिपुर का आंदोलन है। और कुका आंदोलन ये पंजाब क्षेत्र का है। कहाँ का है? पंजाब क्षेत्र का। तो श्री राम सिंह जी का संबंध किससे है? तो कुका आंदोलन और नामधारी सिंह दिनकर से, नामधारी प्रसाद, नामधारी संप्रदाय से है। नामधारी संप्रदाय से है। संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री, एक बताना है आप लोग को इसके राज्य मंत्री कौन है। फिर से सुनिए, संस्कृति तथा विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, इसके राज्य मंत्री कौन है? संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री कौन है? तो श्रीमती मीनाक्षी लेखी। कौन है? श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी, लेखी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने ही फरवरी 2024 में, कब? फरवरी 2024 में, 24 को श्री सतगुरु राम सिंह, श्री सतगुरु राम सिंह जी का द्विशताब्दीय जयंती के अवसर पर, माने 200 ईयर, माने 200 साल के बाद जो 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। 200 रुपये का स्मारक सिक्का और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया। मुद्रा सिक्का जारी किया गया है 10 रुपये का, और 200 रुपये का जारी किया गया है स्मारक सिक्का 200वीं जयंती पे। कितनी जयंती पे? 200वीं जयंती पे, ठीक है। इतना। तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि संस्कृति तथा विदेश राज्य मंत्री कौन है? तो श्री मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने की फरवरी 2024 में, कब? फरवरी 2024 में श्री सतगुरु राम सिंह जी का द्विशताब्दीय माने 200वीं जयंती पर उनके लिए 200 रुपये का स्मारक सिक्का और 10 रुपये का मुद्रा सिक्का जारी किया गया है।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है? तब वो कर दिया गया है राजस्थान। वो कहाँ कर दिया गया है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है? तो राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम, कौन सा मोदी कार्यक्रम? अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस देश के प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया गया? तो वो संबोधित किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो अहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ है हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में जेमिनी नामक एक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा स्मार्टफोन पर डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी? तो वो मिलेगी गूगल। हाल ही में जेमिनी नामक एक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा स्मार्टफोन पर डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगी? तो वो है गूगल। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की, वैश्विक पर्यावरण सुविधा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की पहली ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड परिषद की बैठक कहाँ हुई? तब वो हुई वाशिंगटन डीसी यूएसए में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद की पहली ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड परिषद की बैठक हुई वाशिंगटन डीसी यूएसए में। निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन सा असत्य कथन है इसकी पहचान करिए। तो इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट मैंने भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 जारी किया गया, जिसमें कितने देश को शामिल किया गया? तो 180 देशों को शामिल किया। कौन किया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसमें बताया जाता है कि भारत का स्थान 93 था और शीर्ष 3 का अगर बारे में पूछा जाए तो बताइएगा डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे कम और न्यूजीलैंड में थर्ड पोजीशन पे और फिनलैंड में सेकंड पोजीशन में। भारत इसमें 93 नंबर पे है। तो ये याद रख लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था है जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया है 180 देशों के में, और भारत 180 देशों में 93 स्थान पर है, 93 स्थान नंबर पे है। और इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये क्रम है शीर्ष 3 देश का। और ये जो डेनमार्क है ये लगातार 6ठी बार फर्स्ट आया है। कितनी बार आया है? 6वीं बार फर्स्ट आया है। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन के राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो है उड़ीसा के कोरापुट जिला। कौन सा जिला? कोरापुट जिला, ठीक है। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो वो देश है म्यांमार। भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो वो देश कौन था? म्यांमार। अगला प्रश्न 22 नंबर को देख लीजिए। अब इसमें बताना है कि उपरोक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो इन तीनों को सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 से जाकिर हुसैन को दिया गया है, गणेश राजगोपालन को दिया गया है, शंकर महादेवन को दिया गया है। गणेश राजगोपालन को
बाचलन वायलन बजाने के लिए दिया गया है। किसके लिए? तो वायलन बजाने के लिए दिया गया है, वायलन बजाने के लिए दिया गया है। जाकिर हुसैन को जाकिर हुसैन कौन है? तो तबला वादक है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो तबला वादक से। गणेश राजगोपालन किससे संबंधित है? वायलन से। और शंकर महादेवन, इन तीनों को, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन को ग्रैमी अवार्ड से, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी हाप्स का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? तब वो किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी हाप्स, हाप्स का मतलब कोई पूछे तो क्या बताइएगा? हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। अब नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटा पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा करेगा? तो वो क्या है? फिर से देख लीजिए, एक नीतीश नाम का डिवाइस पद है जो कि IIT पटना के मदद से बनाया गया है और ये बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण ने लॉन्च किया है, जिसका विस्तारित रूप पूछा जा रहा है। ये क्या काम करेगा? तो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटा पहले किसान और जनता को अलर्ट प्रदान करेगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है कि नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इंटरवेंशंस सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए जी, और विचार करने के बाद बताना है कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित किनको नहीं किया गया है। तो देख लीजिए किनको नहीं किया गया है। तो 1 और 4 को नहीं किया गया है, मतलब नायडू को नहीं किया गया है, सुब्रमण्यम को नहीं किया गया है। तो हम आप लोग को बता देते हैं कि भारत रत्न 2024 किनको किनको दिया गया है, ताकि अब क्वेश्चन आएगा तो याद कर लीजिएगा, बाकी कुछ भी पूछे बता दीजिएगा। देखिए, पहला भारत रत्न इस बार आप लोग को 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को, जिसमें 1 जीवित रहते हुए दिया गया है और 4 मरणोपरांत दिया गया है। तो वो कौन कौन है देख लीजिए जरा। जो जीवित हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, बाकी सारे ये जीवित हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? मरणोपरांत दिया गया है। दूसरा, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद आप याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर, ये याद रखिएगा बिहार से हैं, भी आई है इस बार के BPSC के लिए, कर्पूरी ठाकुर। तीसरा, चौधरी चरण सिंह, चौथा, चौधरी चरण सिंह के बाद नरसिम्हा राव, और ये 5वां MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये हरित क्रांति के जनक हैं। और नरसिम्हा राव के भी बारे में पता होगा कि ये PM थे, और चौधरी चरण सिंह के भी बारे में पता होगा, और ये कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के भी CM रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में भी आप लोग को पता ही होगा। तो कौन कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। अब कुछ भी पूछा जाए आप लोग आराम से बताइएगा। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर कह रहा है कि इसमें से कौन सही मैच हो रहा है? तो होरी हब्बा कहाँ का है? तो कर्नाटक का है फेस्टिवल, एनिमल फेस्टिवल। ये सारा का सारा एनिमल फेस्टिवल ही है। तो होरी हब्बा कर्नाटक का, होरी हब्बा कर्नाटक का, जलीकट्टू तमिलनाडु का, धोरियो गोवा का, गोवा का, और कंबाला है कर्नाटक का, ना कि पंजाब का। कहाँ का है? कर्नाटक का। कंबाला कर्नाटक का, धोरियो गोवा का। 14 फरवरी 2024 ये वैलेंटाइन डे के दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण जो है बोचस 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 नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा। बोचस बोचस नवासी, इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में बाप्स कह सकते हैं। ठीक है, बाप्स मतलब बोचस नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया दोस्तों? तो बोचस नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा। अब बताना है कि निम्न में से निम्न लिपियों पर विचार करिए और विचार करके बताइए कि त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में कोकबोरोक भाषा की आधिकारिक लिपि के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो वो लिया गया है कौन से भाषा को?
तो बंगाली को और रोमन को, बंगाली को और रोमन को। और कोकबोरो के क्या है, कोकबोरो तो ये है बंगाल प्लस त्रिपुरा में भाषा है, एक है जो बोला जाता है, बंगाल और त्रिपुरा की एक कॉमन भाषा है जो बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कोकबोरोक भाषा की आधिकारिक लिपि क्या घोषित किया गया है, तो बंगाली और रोमन। बिहार सरकार की 3E मिशन मोड का संबंध किससे है, तो वो संबंध किससे है, तो ट्रैफिक से संबंधित है। किससे संबंधित है, ट्रैफिक से। और 3E का मतलब क्या होता है, 3E का मतलब, एक ई का मतलब जो हुआ ट्रैफिक इंजीनियरिंग हुआ, क्या हुआ, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है। और दूसरा ई का मतलब हो गया ट्रैफिक एजुकेशन हुआ, क्या हो गया, ट्रैफिक एजुकेशन हो गया। और तीसरा ई का मतलब हो गया ट्रैफिक इन्फोर्समेंट हुआ, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट हुआ। तो आप इतनी बात याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक है जीविका दीदी। जीविका दीदी जो है ये चालू हुआ था 2006-7 से चालू हुआ था वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। जीविका दीदी 2006-7 से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अब अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट, बिहार के किस घाट को बोल रहा है, कालू घाट पर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है, तो ये जो जिला है सारण है। कौन सा जिला है, सारण है। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में है, तो सारण जिले में है। अब देखना, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। तो बताइए असत्य कथन कौन है, तो केवल एक ही असत्य कथन है। कह रहा स्वाति पोर्टल में, स्वाति का पूर्ण विस्तार है साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल और इन्वेंशन। तो यहाँ इन्वेंशन नहीं होगा बल्कि इनोवेशन होगा। क्या होगा, इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा। फिर से देख लीजिए स्वाति का फुल फॉर्म क्या है, तो है साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन। अब भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई। तो हाँ जी, भारत में यूपीआई जो सेवाएं हैं श्रीलंका और मालदीव में शुरू किया गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लीजिए कि भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो आप बताइएगा अजय कुमार सूद। कौन है, तो अजय कुमार सूद हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और विचार करके आप लोग को बताना है कि सत्य कथन क्या है। तो सत्य कथन देख लीजिए क्या है। पहला कह रहा है कि डिब्रूगढ़ पहले फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बिल्कुल गलत, ये डिब्रूगढ़ नहीं है बल्कि ये गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। कहाँ है, गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी। तो फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, पहला फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम। तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा, भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर में गुजरात में CMS COP13 की मेजबानी की थी। हाँ जी, ये ऊपर वाला में हम बताए थे कि COP13 कहाँ मेजबानी किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में। और COP14 के बारे में हमने बताया था समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो COP13 कहाँ हुआ, गांधीनगर में, जो कि 2020 में हुआ था। निम्न कथनों पर विचार करिए जी और असत्य कथन के बारे में आप लोग बताइए कि क्या असत्य कथन होगा। तो असत्य कथन कोई भी नहीं है, सब का सब सही है। कह रहा है कि जो विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। बिल्कुल सही, विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं, ठीक है। और पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। ये भी बात सही है कि पहला विधि आयोग जो है 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। अब निम्न कथनों पर विचार कर लीजिए जी और फिर से सत्य कथन बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन है, तो सुरिका पेंटिंग्स का संबंध क्या नागालैंड के नागा समुदाय से है, नहीं, ये संबंधित है मणिपुर के मैतेई समुदाय से, मणिपुर के मैतेई
समुदाय से संबंधित है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो जहां जहां एक सही बता रहा है उसको काट दीजिए, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी तो बच गया अपने आप में। तो दो, तो यानी कि सुलिका पेंटिंग्स विलुप्त होने के कगार पे हैं। बिल्कुल, ये जो सुलिका पेंटिंग्स है जो मणिपुर के मैतेई समुदाय से संबंधित है, वो विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये बिल्कुल ही सही है। हम लोग देखेंगे जी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कर लीजिए और विचार करके बता दीजिए कि सत्य कथन क्या है। तो देख लीजिए सत्य कथन क्या है। कह रहा हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। नहीं दोस्तों, जो ग्रो रिपोर्ट है वो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। ये हमने आपको और पहले भी बताया था। ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किनके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा किया गया है। और नीति आयोग आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। कब? 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। अच्छा, ग्रो का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ग्रो का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, ग्रीनिंग एंड, क्या होता है? ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन, ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन, स्टोरेशन, ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड, ऑफ वेस्टलैंड विथ अग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री। तो याद रख लीजिए कि ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन, ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। ये दूसरा पॉइंट देख लीजिए। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने के आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। किसके तहत? भारत के सभी जिलों में, मैंने ग्रो के तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना, मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का पहचान करिए। तो देख लीजिए सत्य कथन क्या है। ये दोनों ही सत्य कथन है। किसके तहत? माने मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने तथा जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% तक अनुदान का प्रावधान है। मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने और जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% तक अनुदान का प्रावधान है। और ये योजना जो है 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा सिवान जिलों में लागू की गई। दरभंगा सिवान जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2021-22 में लॉन्च किया गया। निम्न कथनों पर विचार कर लीजिए जी और असत्य कथन की पहचान कर लीजिए। तो असत्य कथन क्या होगा? केवल एक कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल हिंदी कवि गुलजार को नहीं, केवल हिंदी कवि गुलजार को नहीं बल्कि संस्कृत के एक विद्वान थे जिनको भी दिया गया और उनका नाम था जगत गुरु रामभद्राचार्य। क्या नाम था? जगत गुरु, रामभद्राचार्य, रामभद्राचार्य। इन संस्कृत के विद्वान थे, इनको भी दिया गया। मैंने 58वां, इसलिए गलत हो गया। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान हैं जगत गुरु रामाभद्राचार्य, इनको दिया गया। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एस कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। तो ये बात सही है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तो बताइएगा जी एस कुरूप। निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है नरेंद्र कुमार यादव। कौन है? नरेंद्र कुमार यादव। और ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। युवा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, युवा और खेल मंत्रालय वर्तमान में कौन है? तो मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। अच्छा, आप लोग को एक सवाल मैं पूछता हूँ जिसका भी मैं जवाब दे दूंगा कि पहली महिला लेखिका कौन है जो कि 1906, मतलब पहली महिला लेखिका कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये जान लीजिए, ये आशा पूर्णा देवी है जो कि 1976 में मिला था। आशा पूर्णा देवी। कौन है? आशा पूर्णा देवी।
इनको जो पहली भारतीय महिला हैं जिनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये बंगाली के लेखिका हैं। और जीएस जो कुरूप थे वो 1965 में इनको मिला था मलयालम के फील्ड में, मलयालम के फील्ड में। तो हो गया इतनी बात याद। अब देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। निम्न पर विचार कर लीजिए जी और असत्य कथन के बारे में बता दीजिए। तो जिसमें देख लीजिए असत्य कथन कौन है। कह रहा है कि विश्व शिखर सम्मेलन 2024 24 ब्राजील में आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। नहीं, ये ब्राजील में नहीं बल्कि दुबई में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ जी? दुबई में संपन्न हुआ। तो याद रख लीजिएगा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन हुआ? तो दुबई में। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया। तो बिल्कुल सही है कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। 40 नंबर का देख लीजिए। और इसमें सत्य कथन कौन है इसकी पहचान कीजिए। तो देख लीजिए सत्य कथन कौन है। पहला कह रहा है कि सारण में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुआ के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये सारण नहीं होगा बल्कि कहाँ होगा? बेतिया होगा। बेतिया कहाँ है? तो बेतिया है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। तो ये बात आपको याद हो गया कि बेतिया पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गंडक नदी में घड़ियाल और कछुआ के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। और इस कार्य हेतु अमेरिका का जो कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर है बिहार की मदद करेगा। कौन मदद करेगा? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर बिहार की मदद करेगा। डॉक्टर हेज डॉक्टर हेज जी जी गिंगोवा गिंगोव डॉक्टर हेज जी गिंगोव का निधन हो गया। ठीक है, हो गया। वो संबंधित थे नामीबिया से। कहाँ से संबंधित थे? नामीबिया से संबंधित थे। तो डॉक्टर हेज जी गिंगोव का निधन हो गया, वो संबंधित थे नामीबिया से। अगला प्रश्न असत्य कथन बताने का रहा, तो बताइए कि असत्य कथन कौन है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का एक पेस उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये एक्चुअली इसरो ने नहीं बल्कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा है। तो नासा के द्वारा एक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह लॉन्च किया गया। तो ये पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट सही है कि पेस का फुल फॉर्म होता है प्लैंकटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम। क्या होता है? प्लैंकटन एयर क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। इसका थोड़ा सा पेज का फुल फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगता है गलत बता रहा हूँ। मैंने एक जो वीडियो बनाया होगा एडिटोरिया का जुनून सीरीज का, उसमें इसका मैंने दिया हूँ, तो वहाँ का इसको चेक कर लीजिएगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, या फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा ना इसका प्लैंकटन का हम आपको फुल फॉर्म सही तरीके से बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सत्य कथन के बारे में बताना है आप लोग को 43 नंबर का। तो सत्य कथन क्या है कि मिलन नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया। तो क्या ये किया गया? नहीं, बालासोर के तट पर नहीं किया गया था। तो दूसरा क्या है कि क्योंकि आप लोग को पता होगा ये किया गया है विशाखापट्टनम के तट पे। कहाँ? विशाखापट्टनम के तट पे। और इस अभ्यास का थीम था सुरक्षित समुद्र भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन। मिलन नौसैनिक अभ्यास का थीम क्या था? तो सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। ई जागृति पोर्टल संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है। ई जागृति पोर्टल क्या है? तो यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की मुख्य अतिथि कौन थे? तब वो थे यूएई के प्रेसिडेंट थे। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? यूएई के राष्ट्रपति थान थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो वो कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु का 18वां तमिलनाडु का 18वां ये तमिलनाडु का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था थाई पेरियार। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी कार्यशाला का आयोजन बिहार के किस जगह पे किया गया? तो पटना में किया गया। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण
के लिए पक्षी कार्यशाला का आयोजन बिहार के किस जगह पे किया गया? तो पटना में। अब बताना है आपको सही कथन क्या है। कह रहा है कि सही कथन क्या है, तो दोनों ही कथन सही है कि पीएम ई बस योजना का प्रारंभ 16 अगस्त 2023 को हुई। पीएम ई बस योजना का प्रारंभ 16 अगस्त 2023 को हुई। पीएम ई बस योजना के तहत बिहार के केंद्र सरकार से अप्रैल 2024 तक 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। पीएम ई बस योजना के तहत बिहार को केंद्र सरकार से अप्रैल 2024 तक 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। कितना? 400 इलेक्ट्रिक बस। बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताइए कि कथन सही कौन कौन है। तो इसमें से दोनों ही कथन सही है। बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करना। तो बिहार लघु उद्यमी योजना का क्या उद्देश्य है? तो गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए सहायता प्रदान करना। और इस योजना में लाभार्थी को 2 लाख रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में लाभार्थियों को 2 लाख रुपया वित्तीय सहायता दी जाएगी। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट आप लोग को हम याद करवा देते हैं और फिर आप लोग को लास्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो देख लीजिए प्रोजेक्ट क्या है। एक प्रोजेक्ट है चीता। चीता को कब लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है मोदी जी के जन्मदिन पर। 17 सितंबर क्या होता है? मोदी जी का जन्मदिन भी। और 2022 में लॉन्च किया गया है, स्टार्ट हुआ है। चीता प्रोजेक्ट कब? 17 सितंबर 2022। एक होता है प्रोजेक्ट भलचर। भलचर प्रोजेक्ट भलचर जो है 2006 से स्टार्ट है। प्रोजेक्ट भलचर 2006 से। और आप लोग को पता होगा ये दो चीज कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से और प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब से लागू हुआ है, चालू हुआ है? तो 1992 से। तो चीता याद रखिएगा 17 सितंबर 2022, भलचर 2006, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। लास्ट क्वेश्चन इस 1 से 15 फरवरी तक के लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश के पहले सबसे बड़े बापू टावर का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पटना में। पटना में भी कहाँ? तो गर्दनी बाग में किया गया है। कहाँ? गर्दनी बाग में। और गर्दनी बाग में, और 7 एकड़ में ये फैला हुआ है जिसकी ऊंचाई 120 फीट है। तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश के पहले सबसे बड़े टावर बापू टावर का निर्माण कहाँ गया? तो पटना के गर्दनी बाग में। तो दोस्तों इस तरीके से 1 से 50 तक खत्म हुआ। अब एक और जो ये जो था 1 से 15 फरवरी, अब 16 से 29 फरवरी अब देखते हैं और उसको इसी वीडियो में अटैच कर देंगे। चलिए। हाँ दोस्तों, तो देखिए आइए एडिटोरिया का हम लोग प्रखर बैच का देखते हैं। एमसीक्यू बैच का जो है करंट अफेयर 16 से 29 फरवरी 2024 का हम लोग देखते हैं। 1 से 15 फरवरी तक तो हम लोग देख चुके हैं, अब 16 से 29 फरवरी तक हम लोग देखते हैं। जिसका पहला सवाल हम आप लोग के सामने ये रहा। ठीक है। पहला सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद आप लोग को गलत कथन बताने का रहा। तो आइए बताइए गलत कथन कौन है। तो देखिए पहला, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है क्या? तो क्या ये 12वां संस्करण है? तो हाँ, ये 12वां संस्करण है, यानी कि पहला सही है। तो पहला पॉइंट आप क्या याद रखिएगा? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से संबंधित ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया। पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 55 देशों में 42वें स्थान पर है, जो वर्ष 2022 से 2 स्थान कम है। क्या ये पॉइंट सही है? तो नहीं, ये पॉइंट दोस्तों सही नहीं है। इसमें क्या सही होगा जो मैं आप लोग को याद करवा देता हूँ। इसमें दो स्थान कम नहीं हुआ है, बल्कि जो था वही हुआ है, यानी समान रहा था, कोई चेंज नहीं हुआ था। मतलब भारत 38.4% के समग्र स्कोर से इस सूचकांक में भारत को 38.64% सूचकांक स्कोर हुआ है, जिसमें 55 देशों में 42वें स्थान पर रहा है। मतलब 2022 में भी 55 देशों में
कितना था, 42वां स्कोर लाया था, ठीक है। और इस बार की तो क्या कोई चेंजिंग हुआ है, तो नहीं, नो चेंज हुआ है। तो इतनी पॉइंट आप लोग को याद रख लेना चाहिए। 38.64 इसका स्कोर याद रख लीजिए। और अगर कोई पूछे कि इसमें आप बता ही दीजिए कि शीर्ष के स्थान बता दीजिए, तो इसमें आप लोग बताइएगा पहला पॉइंट में कि पहले यूएसए इसका सबसे अच्छा स्कोर आया है, यूएसए के बाद यूके आया है, और यूके के बाद फ्रांस आया है, फ्रांस, ठीक है। तो आप लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का शीर्ष कंट्री पूछे तो बताइए यूएसए, यूएसए के बाद पूछे तो यूके, और यूके के बाद पूछे तो फ्रांस। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दलहन सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है दोस्तों? भारत में किया गया है। दलहन सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वो भारत में किया गया है, ठीक है। और एक एक आप एक ये याद रख लीजिए, जीपीसी इसका मतलब होता है ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन, ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन, ग्लोबल ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन। इसका ये इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है, दुबई, दुबई। देखिए, तो दलहन सम्मेलन 2024 का आयोजन पूछे कहाँ हुआ है, तो बताइएगा भारत। और जीपीसी, जीपीसी का मतलब होता है ग्लोबल पल्स पल्स कॉन्फेडरेशन, ये इसका हेडक्वार्टर कोई पूछे तो बताइएगा दुबई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि डर्मेटोमायोसिटिस नामक शब्द हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय था। यह शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? आप लोग को ये बताना है। तो इसमें से जो संबंधित है दोस्तों, वो है ऑटो इम्यून इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारी है, जो मुख्य रूप से मांसपेशियों और त्वचा को प्रभावित करती है। तो मांसपेशी और त्वचा को प्रभावित करने वाली ऑटो इम्यून बीमारी का नाम क्या है? तो बताइएगा डर्मेटोमाइटोसिस, डर्मेटोमायोसिटिस, ठीक है। आप लोग को ये बताना है। और आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका अब तक कोई इलाज नहीं निकला है इस बीमारी का। डर्मेटोमायोसिटिस, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला, मतलब नो इलाज है। तो अब इसके इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जान लीजिए कि ये 19 वर्ष की अभी हाल ही में एक अभिनेत्री रही थी, जिनका नाम था सुहानी भटनागर। क्या नाम था? सुहानी भटनागर था, जिनकी मृत्यु हो गई। और WHO के अनुसार जिसका प्रचलन प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 10 या उससे कम हो, उसे दुर्लभ बीमारी कहते हैं। और प्रति वर्ष फरवरी के आखिरी दिन दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष फरवरी के आखिरी दिन, जो आखिरी दिन होगा फरवरी का, उसको दुर्लभ रोग दिवस मनाते हैं। और WHO के अनुसार क्या कहा जाता है कि जिसका प्रचलन प्रति 10,000 सॉरी हाँ 10,000 जनसंख्या पर 10 या उससे कम हो, उसे दुर्लभ बीमारी कहते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखना है कि निम्नलिखित दिए गए कूट को मिलान करने कह रहा है। मिलान करने के कूट गलत, मतलब कूट गलत कौन है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होने जा रहा है। इसका मैं बता दूं कि दूसरा और तीसरा सही हो रहा है, जो होने जा रहा है, मतलब विश्व समुद्री घास दिवस और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये तिथि इसका अच्छे से मिलाया नहीं गया है। तो आइए हम आप लोग को पूरी बात बताते हैं कि क्या क्या सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 21 फरवरी को आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम था अंतराल पाटना गठबंधन करना, अंतराल पालना और गठबंधन बनाना, ठीक है। इसका थीम था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का। दूसरा, आप 24 फरवरी के बारे में याद रखिए। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, मतलब यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया गया है। फिर से मैं आप लोग को अच्छे से याद करवा देता हूँ। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस
सॉरी, हाँ, 26 ये क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान, आपको इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये सही से मिलाया गया है। और अगर पूछे कि 26 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप लोग बताइएगा क्या मनाया। 26 फरवरी को वैसे कुछ मनाया नहीं जाता है खासकर, तो इसको रहने दीजिए। तो आप याद रखिएगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और इसका जो थीम है दोस्तों, वो है पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ सीमा शुल्क के उद्देश्यपूर्ण भागीदारी समझौता, ठीक है, साझेदारी। फिर से सुन लीजिए, इसका क्या है, पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ सीमा शुल्क के उद्देश्यपूर्ण भागीदारी है इसका, ठीक है ना। अच्छा, अगर पूछे आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 28 फरवरी। और इसका अगर थीम पूछे तो बताइएगा विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक तकनीक विदेशी विकसित भारत के लिए सॉरी विकसित भारत के लिए विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ठीक है। और एक होता है 29 फरवरी को, आप याद रखिएगा। तो 29 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 29 फरवरी को आपको इस वर्ष मनाया गया दुर्लभ रोग दिवस। क्या मनाया गया, दुर्लभ रोग दिवस। अभी अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि फरवरी के आखिरी दिन को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। तो इस साल मनाया जाएगा 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर वर्ष है, ठीक है। और इसका थीम इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एक सुहानी भटनागर नाम की एक्टर्स थी, 19 वर्ष की, उनकी मौत हो गई है। और इसका थीम है शेयर योर कलर्स, ठीक है, ठीक है। अब एक और याद रखिएगा, 1 मार्च और 3 मार्च को, 1 मार्च और 3 मार्च को क्यों, क्योंकि विश्व समुद्री घास दिवस ये जो दिया गया है, विश्व समुद्री घास दिवस, ये मनाया जाता है 1 मार्च को। कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम था स्वदेश स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह, स्वस्थ 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 समुद्री घास स्वस्थ समुद्री घास और स्वस्थ ग्रह, आप याद रखिएगा। और एक और 3 मार्च को याद रखेंगे, 3 मार्च को 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है पागल खाना के लिए। किसके लिए, पागल खाना के लिए। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है, तो पागल खाना के लिए दिया गया, पागल खाना के लिए। और इनको किस भाषा में दिया गया, तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया, हिंदी भाषा के लिए, ठीक है। और ये जो है कौन सा सम्मान, 32वां व्यास सम्मान, ये दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। और एक है जो कि ये तो आपको 32वां है, आप याद रखेंगे 33वां व्यास सम्मान, ये किनको दिया गया, ये तो 32वां दे दिया गया है पागल खाने के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को। और 33वां व्यास सम्मान किनको दिया गया है, तो वो दिया गया है पुष्पा भारती, ठीक है। किनको दिया गया है, पुष्पा भारती भारती। ये दिया गया है यादें और यादें के लिए, यादें यादें सॉरी यादें 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 और यादें के लिए दिया गया है, और यादें के लिए दिया गया है, यादें के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इतनी पॉइंट याद रखेंगे। हाल ही में मिशन एस्पाइड्स शुरू किया है। यह मिशन संबंधित है, तो यह मिशन संबंधित है म्यूनिख म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन पर शांति के आग्रह पत्र। एस्पाइड्स हाल ही में मिशन एस्पाइड्स शुरू किया है, यह मिशन संबंधित है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन पर शांति के आग्रह पत्र पर, शांति के आग्रह पत्र पर, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ठो और दिवस याद रख लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिवस याद करवाता चलता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शून्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ये कब मनाया जाता है,
30 मार्च को, ठीक है। आप ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मना याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे निम्न में से किस देश से हैं? तो वो निम्न में से लेबनान से हैं। कौन से देश से हैं? लेबनान से हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे निम्न में से किस देश के हैं? तो वो लेबनान के हैं, ठीक है। यहाँ के उपाध्यक्ष कौन है? इनको तो अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो कोई पूछ दे कि उपाध्यक्ष भी बता ही दीजिए लगे हाथ, इसमें क्या रखा हुआ है तो जान लीजिए उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष का नाम है न्यायाधीश जूलिया सेबुटिरे, जो कि युगांडा के हैं। जूलिया 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 और सेबुटिरे, मैं लिख देता हूँ सेबुटिरे, आप लोग को याद कर लेना है। ये कहाँ के हैं? युगांडा के हैं। युगांडा युगांडा के हैं, ठीक है। तो न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वो लेबनान के थे। और यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष कौन है? तो जूलिया सेबुटिरे, जो कि कहाँ के हैं? युगांडा के हैं। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 16 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तब वो आयोजित किया गया था संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इक्विटी एंड इक्वलिटी, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इक्विटी एंड इक्वलिटी के लोगों और वेबसाइट निम्नलिखित में से किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तब वो लॉन्च किया गया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अब क्यों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो देखते हैं। ये जो लॉन्च किया गया है वो स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर में अगर कुछ पूछे तो बताइएगा स्मृति ईरानी। अभी स्मृति ईरानी बता देता हूँ कौन है, एक सेकंड ठहरिए। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी, ठीक है। एक चीज सुनिए, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इक्विटी एंड इक्वलिटी के लिए लोगों के वेबसाइट निम्नलिखित में स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन अभी यह स्मृति ईरानी जब लॉन्च की थी उस वक्त ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। कौन थी? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इक्विटी एंड इक्वलिटी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो बताइएगा महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। और उस वक्त जिस वक्त ये लॉन्च किया गया उस वक्त कौन थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो उस वक्त स्मृति ईरानी थी जिन्होंने की अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इक्विटी एंड इक्वलिटी लॉन्च किया है। अभी वर्तमान में कौन है महिला एवं बाल विकास मंत्री, जो बताइए। तो वर्तमान में है कौन? अन्नापूर्णा देवी। कौन है? अन्नापूर्णा देवी। अन्नापूर्णा देवी है। कौन है? अन्नापूर्णा देवी। ये कोडरमा की है आई थिंक संसद। हम लोग 10 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 10 नंबर कह रहा है 10 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए 10 नंबर में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि 23वां संस्करण विश्व सतत शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित कह रहा 23वां संस्करण विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो क्या यह बात सही है? तो नहीं नहीं, ये बात सही है। मतलब ये बात सही है। मतलब 23वां संस्करण विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का दिल्ली में आयोजित किया गया। कितना नंबर का? 23वां संस्करण विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और अभी वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस सम्मेलन का विषय सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है।
ये बात बिल्कुल सही है कि इस सम्मेलन का जो विषय है वो है सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना तो एक गलत है ना तो दो। हाल ही के दिनों में जिया ओकांग हाल ही के दिनों में जिया हाल ही के दिनों में जिया ओकांग सीमावर्ती गांव निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है? तो वो बना हुआ है इंडिया और चाइना। वो किसके बीच विवाद का कारण बना हुआ है? तो इंडिया और चाइना। कौन सा सीमावर्ती गांव? जिया ओकांग गांव। जिया ओकांग गांव, याद रखिएगा, जिया ओकांग गांव, जिया ओकांग गांव। अगला, रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे दोस्तों किरिया किरियाकोस किरियाकोस मित्सोताकीस मित्सोताकीस मित्सोताकीस। रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो किरियाकोस मित्सोताकीस किरियाकोस मित्सोताकीस। अच्छा, ये कौन थे? ये हैं ग्रीस के पीएम हैं। कौन है? ग्रीस के पीएम। ये कौन है? तो ग्रीस के पीएम है। कौन है? किरियाकोस मित्सोताकीस। यही रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि रहे थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन रिपोर्ट नैरोबी में छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA6 के दौरान प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से प्रस्तुत की गई है? तो ये प्रस्तुत की गई है UNEP और ISWA। किसके किसके द्वारा? तो UNEP और ISWA। वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन रिपोर्ट नैरोबी में छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से प्रस्तुत की गई? तो UNEP और ISWA। वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट? तो वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन रिपोर्ट नैरोबी में छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रिपोर्ट नैरोबी में छठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई UNEP और ISWA के द्वारा। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तब वो लगा दिया है तमिलनाडु। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है तमिलनाडु। और ये कॉटन कैंडी का जो प्रतिबंध लगाने वाले हैं हाल ही में, तो वो है एक हिमाचल प्रदेश भी है और दूसरा पुडुचेरी भी है। कौन कौन? पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश। पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉटन कैंडी है, कॉटन कैंडी जो है, ये है रोडामाइन। इसमें रसायन मिलाया जाता है जो रंगाई के लिए यूज होता है। कौन सा रसायन मिलाया जाता है इसमें? तो रोडामाइन मिलाया जाता है जो कि रंगाई के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ही जहरीला होता है। ठीक है। युविका का संबंध किससे है? तो युविका का जो संबंध है वो है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम से। ये इसरो के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम है। युविका का संबंध यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम से है। 16 नंबर क्वेश्चन, T50 सुरंग चर्चा में था। T50 सुरंग चर्चा में था, इससे संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में पर विचार करें और विचार करके बताना है कि सही कथन क्या है। तो इसमें से जब विचार करने जाइएगा तो पता चलेगा कि सारे के सारे ही कथन सही है। तो याद कर लीजिए T50 सुरंग के बारे में। ये सुरंग जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL उधमपुर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है। पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। T50 सुरंग की लंबाई 12.77
7 किलोमीटर है और T20 का निर्माण वर्ष 2010 के आसपास शुरू हुई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गए। T50 का निर्माण वर्ष 2010 के आसपास शुरू हुई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गए। तो ये सारे के सारे ही पॉइंट क्या हैं, सही हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग निम्नलिखित में से कितनी है, तब वो है 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 85 है, ठीक है। और ये 85 जो है कुल 199 देशों में है। कितना, 199 देशों में है, में 85वां रैंक आया है। अफगानिस्तान इसमें आखिरी है। अफगानिस्तान क्या है, इसमें आखिरी है, ठीक ना, अफगानिस्तान आखिरी है। और पहला में कौन है, तो सिंगापुर, पहला में सिंगापुर। और दूसरा में फ्रांस, जर्मनी, इटली। दूसरा में कौन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी और इटली। पहले 57 देशों में अब 62 देश में फ्री वीजा यात्रा किया जा सकता है, ठीक है। मैंने पहले ये 57 देश में ही हम लोग फ्री वीजा यात्रा कर सकते थे, पर अब 62 देश में कर सकते हैं। हेनले रिपोर्ट जो 2023 में आया था उसमें भारत का रैंक 84 था। 84 था, पिछले बार आया था तो 84 था, लेकिन इस बार 85 है। अगला, प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो इसमें से आपको सभी है, कौन कौन है, सही है। देखिए, प्रशांत बाल कृष्ण नायर, पहले क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए फिर मैं आंसर याद करवाता हूँ। प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री हैं प्रशांत बालाकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, ये 4 गो है जिनको गगनयान के लिए चुना गया अंतरिक्ष मिशन के लिए। इनमें से कोई 3 ही जाएंगे, बाकी एक बैकअप में रखा गया है। तो प्रशांत बालकृष्ण नायर जो हैं वो कहाँ के हैं, ये बताइए, ये भी सवाल पूछा ही जा सकता है आपसे। तो ये है केरल से। प्रशांत बालकृष्ण नायर कहाँ से हैं, तो केरल से हैं। अच्छा, अंगद प्रताप पूछे कि कहाँ से हैं, तो बताइएगा प्रयागराज, जो कि आज प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, ये प्रयागराज यूपी से है। और अजीत कृष्णन कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के। और शुभांशु शुक्ला कहाँ के हैं, तो ये बताइएगा, ये भी हैं लखनऊ यूपी के, लखनऊ यूपी से हैं। तो नाम याद रखिए, 4 गो जो गगनयान के लिए 4 गो गगनयान मिशन जा रहा है उसमें जो 4 व्यक्ति हैं अंतरिक्ष यात्री, वो कौन कौन है, तो ये हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर केरल के, और अंगद प्रताप हैं प्रयागराज यूपी से, और अजीत कृष्णा है तमिलनाडु से, अजीत कृष्णा है तमिलनाडु से, शुभांशु शुक्ला है लखनऊ यूपी से। हाल ही में आप लोग को बताना है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH की शुरुआत की है, तब वो की है इंडिया के साथ मिलकर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है, तो भारत। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 20-21 फरवरी 2024 को निम्न में से किस शहर में किया गया है, तब वो किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ गया है, कहाँ किया गया है, तो न्यू दिल्ली में। और यहाँ इंडी यूएस का मतलब हुआ भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका, ठीक है। तो हाल ही में इंडस एक्स, ये एक्स नहीं है एक्चुअली, एक्स के जगह पे ये रोमन में लिखा हो गया है, ये इंडिया इंडस 10 होगा। शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 फरवरी के बीच में किया गया नई दिल्ली में। PM विश्वकर्मा योजना निम्नलिखित में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो आप लोग को बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए बताइए, ये शुरू किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। PM विश्वकर्मा योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। अभी इसके कौन से मंत्री हैं, तो अभी हैं जीतनराम मांझी। कौन है, जीतनराम मांझी, जीतनराम मांझी। ये बताना है कि इसके कौन से मंत्री हैं, तो ये हैं जीतन राम मांझी,
ये बिहार से हैं जीतनराम मांझी, आप लोग को पता होगा। अच्छा, अभी बताना है आपको कि जैसे ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये बहुत बड़ा मंत्रालय है। इसके अंदर एक मंत्रालय और कार्य करता है जो कि राज्य मंत्री कहलाता है। मैंने राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय का राज्य मंत्री कौन है तो बताइएगा। शोभा करंदलाजे, शोभा करंदलाजे, शोभा करंदलाजे, शोभा करंदलाजे, ठीक है। तो लाजे इतना याद रखिएगा। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है तो वो किया गया है गुजरात। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया है तो वो किया गया है गुजरात। सुदर्शन ये सेतु जो है 2.3 किलोमीटर लंबा पुल है और ये ओरखा मेनलैंड प्लस बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। कहाँ कहाँ जोड़ता है ये सुदर्शन सेतु तो ओरखा, ओरखा मेनलैंड, ओरखा मेनलैंड, और ये जोड़ता है बेट द्वारका। कहाँ जोड़ता है? बेट द्वारका, बेट द्वारका जोड़ता है द्वीप को, बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। ओरखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है सुदर्शन सेतु। और ये कहाँ है तो गुजरात में 2.31 किलोमीटर, 2.32 किलोमीटर का है। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बनी है तो वो बनी है मरियम नवाज। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है तो वो बनी है मरियम नवाज। और मरियम नवाज पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का जो इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां की बनी है मरियम नवाज। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मॉरिशस के किस द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया है तो वो उद्घाटन किया गया है आगालेगा द्वीप। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मॉरिशस के किस द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया है तो आगालेगा द्वीप, ठीक है। 25 नंबर, नाटो, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये आगे आगे आधा लेगा द्वीप है। ये जो सारा द्वीप देख रहे हैं ना, ये सब मॉरिशस का ही द्वीप है। तो आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, कल के ये पूछ सकता है कि कौन सा द्वीप कहाँ का है। तो रॉड क्रिक्स द्वीप, चारगोस द्वीप, सेंटन ब्रैंडन द्वीप, ये सब मॉरिशस का है। लेकिन आगा लेगा द्वीप जो है वो उस पर आधुनिक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। अब देखिए, नाटो का 32वां सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश बन गया है तो नाटो का जो 32वां देश है वो बन गया है यूक्रेन। कौन बन गया है तो यूक्रेन बन गया है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पूछे नाटो का वर्तमान महासचिव कौन है तो बताइएगा मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। और ये कौन है तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है। ये नाटो का जो स्थापना है वो है हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में, 1949 में हुआ था, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है तो ब्रुसेल्स में है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। तो इतनी बात याद रखिएगा। बायो एशिया 2024 का 21वां संस्करण 26 से 28 फरवरी के मध्य निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया तो वो आयोजित किया गया इंडिया। कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया माने भारत। और यहाँ भी इंडिया में हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। बायो एशिया 2024 का 21वां संस्करण 26 से 28 फरवरी के मध्य निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया तो वो है भारत। भारत में कहाँ? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, वार्षिक नेशनल रिपोर्ट, नेशनल नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, असेसमेंट NESDA, वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस सेवा के वितरण को रेखांकित करता है तब वो रेखांकित करता है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ई सेवा वितरण। क्या होने वाला है? ई सेवा, ये है ई सेवा वितरण, वितरण में इलेक्ट्रॉनिक मोड, वितरण में इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। मोड में सार्वजनिक प्रदान की, में सार्वजनिक मोड में सार्वजनिक, सार्वजनिक अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं
प्रदान की जाती है, सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आंसर होगा। फिर से सुनिए क्वेश्चन, मैं याद करवा देता हूँ। वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस सेवा के वितरण को रेखांकित करता है? तो ई सेवा वितरण में इलेक्ट्रॉनिक मोड में सार्वजनिक अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे जैसे हो गया ऑनलाइन आवेदन करना, मैंने फॉर्म भरना और आवेदन की प्राप्ति करना, लाइसेंस जारी करना, धन की प्राप्ति या भुगतान आदि। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद आप लोग को सही कौन है ये बताने कह रहा है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों के ही दोनों सही हैं। कैसे, देखिए 22वें विधि आयोग के द्वारा हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम शीर्षक से, माने अगर कोई पूछे 22वां विधि आयोग का जो शीर्षक था वो क्या था, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम के शीर्षक से 284वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। 22वां विधि आयोग का कितना नंबर का रिपोर्ट था, तो 284 का रिपोर्ट था, जिसमें क्या हेडिंग से जारी किया गया रिपोर्ट, तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम शीर्षक से किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो ये पॉइंट सही कहा गया। दूसरा, भारत में बढ़ती उपद्रव की घटनाओं और इनके कारण सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान का स्वतः संज्ञान लेकर विधि आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार किया था। ये बात भी सही है कि भारत में बढ़ती उपद्रव की घटनाओं और इनके कारण, जैसे देखते होंगे कि हमेशा उपद्रव हुआ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देता है, तो ऐसी ही उपद्रव की घटनाओं और इनके इनके कारण सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान का स्वतः संज्ञान लेकर विधि आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की है। यहाँ आप लोग को मैं कुछ पॉइंट याद करवा देता हूँ, क्योंकि अभी जो 22वां विधि आयोग है, इसके अगर अध्यक्ष की बात किया जाए, अध्यक्ष की, तो आप लोग को इसका अध्यक्ष का नाम बताना है ऋतुराज अवस्थी। किनका नाम बताइएगा, ऋतुराज अवस्थी का नाम बताइएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीसी द्वारा ब्रिटेन के किस क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के उल्लंघन के लिए 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो प्रतिबंध लगाया गया है रिजवान जावेद पर। किन पर? रिजवान जावेद पर। और ये जो आईसीसी है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बताइएगा, दुबई में है। दुबई यूएई में है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि आईसीसी द्वारा ब्रिटेन के किस क्रिकेटर पर, ब्रिटेन के क्रिकेटर है रिजवान जावेद, पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के उल्लंघन के लिए 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। मतलब समझिए इनका पूरा ही करियर गया काम से। इन लोग ऐसे से गलत काम ही करते हैं, क्या कहा जाएगा। हाँ, चलिए ये वाला देख लीजिए क्वेश्चन, कह रहा है कि एक तरफ उत्सव है और दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश है, और बताना है इस प्रकार से कूट का बताना है। तो देखिए बताइए, पहला कह रहा है केला महोत्सव। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। फिर कह रहा है तवी महोत्सव। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये सॉरी, ये मध्य प्रदेश में ये भी नहीं मनाया जाता, ये चंडीगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? चंडीगढ़ में। तो 3 को पहले महोत्सव यहाँ से याद करिए, तो फिर 2-3 को और याद करवा देंगे। केला महोत्सव, केला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। तभी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चंडीगढ़ में। फिर 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, मैं लिख देता हूँ, 50वां मनाया गया है खजुराहो खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पूछा जाए तो बताइएगा, ये कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया 1 से 3 मार्च के बीच 2024 में कोलंबो में मनाया गया। कहाँ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? तो कोलंबो में। कोलंबो में। एक और है जो आपको याद रखना है, चैप 4 कूट महोत्सव। चैप 4 कूट महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। चैप 4 कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। मिजोरम में मनाया गया चैप 4 कूट महोत्सव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 14 शांति प्रयास चौथा का उद्घाटन किया गया? तब वो किया गया है
नेपाल में। कहाँ किया गया? नेपाल में। और नेपाल के काठमांडू में। कहाँ? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में। तो निम्नलिखित में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 14 का उद्घाटन किया गया? तो नेपाल में। और नेपाल के पीएम कौन है? तो पुष्प कुमार दहल। इन्हीं के द्वारा ये शांति प्रयास चौथा जारी किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। वो कौन बन गया है? तो माल्टा बन गया। कौन बन गया? माल्टा। और इसका कैपिटल जो होता है बिलेटा होता है। कौन, कहाँ होता है? बिलेटा, बिलेटा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बिलेटा, इसका कैपिटल कौन क्या है? तो बिलेटा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? तो बिलेटा बन गया है। चांद पर उतरने वाला निजी अंतरिक्ष यान, चांद पर उतरने वाला निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो वो नाम है दोस्तों ओडिसियस, ओडिसियस। और एक दिख रहा है रुस्तम, यह है टोही विमान। किस प्रकार का विमान है? पूछा जाएगा तो बताइएगा, टोही विमान है। तो अब आप याद रख लीजिए कि चांद पर उतरने वाला निजी अंतरिक्ष यान कौन है? तो ओडिसियस, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा हाल ही में डेंगू के बढ़ते मामलों के लिए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो वो है पेरू। कहाँ घोषित किया गया है? तो वो है पेरू। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश पारिस्थितिक हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया है? तो वो बन गया है बेल्जियम। कौन बन गया है? तो बेल्जियम बन गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पारिस्थितिक हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोप महाद्वीप का पहला देश बन गया है? वो है बेल्जियम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये तो 2024 का। अगर कोई पूछे कि 2023 में कहाँ हुआ था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, तो बताइएगा यूपी में हुआ है। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में हुआ है, तो सर्वाधिक पदक कौन लिया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में देश के सबसे बुजुर्ग संसद, जो कि लोकसभा संसद थे, लोकसभा के, राज्यसभा का नहीं, उनका निधन हो गया। आप लोग को बताना है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है शफीकुर रहमान, शफीकुर रहमान वर्क, वर्क था। क्या नाम था? शफीकुर रहमान। ये समाजवादी पार्टी के नेता थे। 94 साल के हैं, यूपी के संभलपुर से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे धर्मपाल गुलाटी भी इस बार इनका मृत्यु हो गया। ये एमडीएच के फाउंडर थे। एमडीएच जो मसाला सुनते हैं ना, इसी के ये फाउंडर थे, ठीक है। धर्मपाल गुलाटी, धर्मपाल। और शफीकुर रहमान बर्क, ये लोकसभा सदस्य के सबसे बुजुर्ग सांसद थे। और ये कहाँ के थे? तो यूपी के संभलपुर से थे। और इनका 94 वर्ष में हुआ था, समाजवादी पार्टी की तरफ से थे। घनश्याम बिरला 2023 निम्नलिखित में से किसको दिया गया? तो वो जो दिया गया है, वो दिया गया है प्रोफेसर अदिति सेन को घनश्याम बिरला दिवस, घनश्याम दास बिरला 2023 निम्नलिखित में किनको दिया गया? तो प्रोफेसर अदिति सेन को दिया गया। अब निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए, पहला पॉइंट पढ़िए कि त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। तो ये बिल्कुल ही सही है। और दोस्ती जो है दोस्तों, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच अभ्यास है दोस्ती। इसका 16वां संस्करण मालदीव में किया गया है, ये बात सही है। और फिर ग्रीस, समलैंगिक विमान, ग्रीस जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। तो ये बात भी सही है। जो ग्रीस है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पतालों का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं कौन इस सूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी एम्स गुरुदासपुर पंजाब, ये शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले तो आप लोग को जान गए कि ये एम्स राजकोट गुजरात में तो होगा ही। दूसरा एम्स रायबरेली, दूसरा एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश, ये भी है। और तीसरा आप लोग याद रख लीजिए, सॉरी, तीसरा आप लोग याद रख सकते हैं कि एम्स वटिंडा, एम्स वटिंडा,
सॉरी एम्स भटिंडा, एम्स भटिंडा, बठिंडा, ये कहाँ है? तो पंजाब में है। इसको आप याद रख सकते हैं तीन को, एम्स राजकोट गुजरात, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश, एम भटिंडा पंजाब, और चौथा आप लोग याद कर सकते हैं एम्स, चौथा आप लोग याद कर सकते हैं एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल में। एम्स कल्याणी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। और एम्स मंगलगिरी आप लोग याद रख सकते हैं, एम्स मंगलगिरी, मंगल गिरी, ठीक है, मंगलगिरी याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश में। तो देख लीजिए, हम आप लोग को याद करते हैं एम्स एक राजकोट गुजरात में खोला गया, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, भटिंडा पंजाब में, कल्याणी पश्चिम बंगाल, और मंगलगिरी, मंगलगिरी ये आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी, कल्याणी पश्चिम बंगाल, भटिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश और राजकोट गुजरात में। और इसका जो आधारशिला रखा गया है वो रखा गया है 4 अप्रैल 1952 को। एम्स का जो है आधारशिला वो 4 अप्रैल 1952 को रखा गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में डेस्टिनेशन बिहार डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया? तो वो पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा निम्नलिखित में किस जिले में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया? तो पटना। बिहार बजट 2024 में जेंडर बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वो कितना हिस्सा है? तो वो है 14%। बिहार बजट 2024-25 में जेंडर बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वो है 14%। देखिए, बिहार बजट जो 2024-25 जो जारी किया गया था, किनके द्वारा? सम्राट चौधरी के द्वारा। किनके द्वारा? सम्राट चौधरी के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा पेश किया गया। तो कुल बजट में से महिला को महिला को महिला को 39,000 करोड़ रुपया, ये 14% का मतलब हुआ 39,000 करोड़ रुपया, मैंने जितना बजट पेश किया गया उसका जो 39,000 करोड़ रुपया हुआ वो सिर्फ जेंडर बजट का मतलब महिलाओं के लिए। और अगर पूछा जाए कि ये जेंडर बजट बिहार में कब से लाया जा रहा है, तो बताइएगा 2008 से लेके 2009 से ही लाया जा रहा है। 2008 के बजट में ये पेश किया गया था। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि की गई है? तो वो पुष्टि की गई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो होगा रोहतास होगा। क्या होगा? रोहतास बिहार का ही जिला है, उत्तर दक्षिणी बिहार का है। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति में पुष्टि की गई है? तो वो है ग्लूकोनाइट। एक्चुअली ये इसे पोटेशियम के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोनाइट से पोटेशियम के रूप में। हाल ही में सदन संस्मरण पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में किनके भाषणों का अंश शामिल किया गया है? तो वो किया गया है केदार पांडे। केदार पांडे, हाल ही में सदन संस्मरण पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में किनके भाषाओं का अंश शामिल किया गया? तो केदार पांडे, ठीक है। अगला, मिशन जन सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा। मिशन जन सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है बिहार पुलिस। 46 नंबर कह रहा है कि बिहार के जमुई जिले में नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? तो बताइएगा आंसर। 17 से 19 फरवरी 2024। 17 से 19 फरवरी 2024 बिहार के जमुई जिला में नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन 17 से 19 फरवरी 2024 में किया गया। अगला, हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो उनका नाम है नंद किशोर यादव। हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो नंद किशोर यादव। नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करने में बिहार का स्थान है वो है 18वां। नेशनल गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने में बिहार का स्थान है 18वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद आपको सही तथ्य बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होने वाला है कि बिहार के द्वारा हाल ही में नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही कि बिहार के द्वारा ये बिहार में राज्य आपदा प्रबंधन के द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया। हाल ही में बिहार के पीर पैंती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में बिहार के पीर पैंती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है।
ये जो पीरपैंती में ताप विद्युत केंद्र है, यहाँ पे कौन सा विद्युत केंद्र है, तो ताप विद्युत केंद्र। ये कोल इंडिया के सहयोग से लगाया जाएगा। किसके सहयोग से, तो कोल इंडिया के सहयोग से। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कह रहा है कि गलत कथन बताने कह रहा है। तो देखिए इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आप लोग को याद करवा देता हूँ कि नरेंद्र नारायण यादव, कौन यादव, नरेंद्र नारायण यादव, इनको बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऊपर वाला में आप पढ़े थे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। और अभी पढ़ रहे हैं जो कि नंद किशोर यादव थे, कौन थे, नंद किशोर यादव। और अभी पढ़ रहे हैं कि उपाध्यक्ष जो कि नरेंद्र नारायण यादव है। तो श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद, ध्यान से सुनिएगा, विधान परिषद का विरोधी दल के नेता कौन है, तो श्रीमती राबड़ी देवी। विधान परिषद के में विरोधी दल के नेता कौन है, तो राबड़ी देवी। तो इस तरीके से दोस्तों फरवरी महीना का भी करंट अफेयर खत्म हो गया। 100 प्रश्न। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मैं धीरे धीरे करके सब खत्म कर दूंगा प्रखर बैच वाला। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब लिखता हूँ आप लोग से विदा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।